हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नमस्ते हिंदी 2.0 में। और आज की क्लास है हिंदी की क्लास 12वीं के छात्रों के लिए, चाहे सामान्य हिंदी पढ़ते हो अथवा साहित्यिक हिंदी, ये दोनों प्रकार के छात्रों के लिए है। और सबसे हालांकि देखा जाए तो कठिन माना जाने वाला जो चैप्टर है नौका विहार, यहाँ से आपके जो है प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, पद्यांश देखने को मिल सकते हैं। और ये बहुत ही उम्दा क्लास होगी, बहुत ही जबरदस्त क्लास है। आप इस क्लास को पूरा वॉच करें और आपके जो मित्र हैं उन मित्रों तक भी आप जो है इस क्लास को पहुंचाएं, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आज की क्लास जो है नौका विहार, सुमित्रा नंदन पंत जी की ये रचना है। ये रचना उस समय की है जब पंत जी जो है काला कांकर राजभवन में ठहरे हुए थे वहाँ, और गंगा जी के जो है गंगा जी की यात्रा करते हैं। और उस यात्रा के दौरान उन्होंने जो अनुपम मनोरम छवि को देखा, अपनी कल्पना के माध्यम से उन्होंने बहुत ही सरसता पूर्वक एक जीवन को जोड़ते हुए, जिस प्रकार से एक नदी की धारा चलती है, ठीक उसी प्रकार ये मानव का जो जीवन है उसी धारा के साथ या धारा की तरह चलता है। यानी कि उससे संबद्ध करते हुए उन्होंने जो है ये रचना लिखा है। और इसमें थोड़ा सा क्या है कि चांदनी रात है, रात के समय वो नौका विहार कर रहे हैं, नाव पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं गंगा जी में। तो चांदनी जो है बिखरी हुई है, चारों तरफ स्वच्छ चांदनी फैली है। और स्वच्छ चांदनी में जो गंगा की लहरें हैं वो कैसे दिखाई देती हैं, उसका वर्णन जो है बहुत ही मनोरम तरीके से उन्होंने किया है। तो चलिए देखते हैं। पहली ही लाइन है, क्या लाइन है? शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। शांत मीन्स होता है शांत, स्निग्ध कोमल, ज्योत्सना मीन्स होता है चमकती हुई, उज्ज्वल मीन्स सफेद। अपलक मीन्स होता है लगातार, बिना पलक गिराए, कंटिन्यू। अनंत मीन्स होता है, अनंत का मतलब होता है, यहाँ आकाश से बात करेंगे, और अनंत का मतलब अनंत भी होता है। नीरव भूतल पृथ्वी तल को, नीरव मतलब जहां कोई भी ध्वनि न हो, नीरव। तो इसका अर्थ क्या होगा? अब देखिए वातावरण कैसा है, धरती का वातावरण कैसा है? शांत है, स्निग्ध है, कोमल है ना। और कैसा वातावरण है? शांत, स्निग्ध, चमकीला, पूरी तरह से सफेद चांदनी फैली हुई है। और उस दृश्य को क्या देख रहा है? अपलक अनंत नीरव। जो आकाश है अपलक तरीके से देख रहा है, मतलब एकटक देख रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल। सैकत मीन्स होता है बालू, सैया मीन्स होता है बिस्तर, हाँ। दुग्ध मीन्स होता है दूध, धवल मीन्स होता है सफेद। तनवंगी गंगा मतलब छरहरे बदन वाली, हाँ, एकदम दुबली पतली। तनवंगी गंगा दुबली पतली। ग्रीष्म गर्मी, विरल मीन्स होता है कमजोर या कम हो गई। अब देखिए
सैकत सैया पर दुग्ध धवल, बालू रूपी सैया पर स्वच्छ दूध के समान छरहरी बदन वाली गंगा, जो गर्मी के कारण सूख गई है, दुबली पतली हो गई है। यानी कि जब गर्मी पड़ती है, गर्मियों में नदी का जल स्तर बहुत कम हो जाता है, घट जाता है, बहुत पतली में हो जाती है। वहीं सावन भादों की जो गंगा होती हैं वो पूरे उफान में होती हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई बहुत कुछ हो जाती है। तो उस गंगा की नहीं, तनवंगी गंगा की बात कही है। मतलब वो गंगा जो छरहरे बदन वाली हो गई है, ग्रीष्म ऋतु में जो सूख जाती है, जो पूरी तरीके से स्वच्छ है, दूध की भांति सफेद। दूध की भांति सफेद कैसे दिख रही है? स्वच्छ चांदनी के पड़ने से। चांदनी की स्वच्छ रात है और वो चमक रही है, दूध के समान चमक रही है। बालू रूपी सैया पर क्या लेटी है? श्रांत है, लेटी हुई है, पूरी तरीके से श्रांत है, शांतिपूर्वक क्लांत है, मतलब कांतिहीन हो गई है। जो चमक दमक सावन भादों में है होती है, वो चमक दमक कुछ नहीं है, पूरी तरीके से सिमट गई है, कांतिहीन हो गई है, निश्चल। जो निश्चल है, चल नहीं रही है, मतलब बहुत ही स्लोली जो है गंगा बह रही है। पूरे का अर्थ देख लीजिए एक बार। यानी कि जो गंगा का वातावरण कैसा है? शांत है, कोमल है, ज्योत्सनापूर्ण है, और कैसा है? ऐसे वातावरण को आकाश लग रहा है एकटक देख रहा हो। फिर क्या है? सैकत सैया दुग्ध धवल, बालू रूपी बिस्तर पर दूध के समान सफेद तनवंगी गंगा, छरहरे बदन वाली गंगा, ग्रीष्म विरल जो गर्मी के कारण सूख गई हो, लेटी है, शांत है, कांतिहीन है और निश्चल है, जिसमें कोई गति ही नहीं प्रतीत हो रही। मतलब गति तो है बट बहुत धीरे धीरे गति कर रही है। तापस बाला गंगाकल, तापस बाला गंगाकल शशिमुख से दीपित मृदु करतल। तपस्वी, तापस बाला मतलब तपस्वी बाला, तपस्वी युवती गंगा, शशि के समान जिसका मुख दीपित हो रहा हो, चंद्रमा के समान जिसका मुख चमक रहा है, मृदु करतल, हाँ, कोमल जिनकी हथेलियां हैं, लहरें उर पर कोमल कुंतल, और लहरें जो हैं हृदय पर, उर पर मतलब लहरें हृदय पर, जो बाल हैं, बालों की तुलना लहरों से कर दी गई है। यानी कि जो लहर रूपी बाल हैं उनके हृदय पर जो है फैला हुआ है। ये हो गया। एक बार फिर से देख लें। तापस बाला, हाँ, गंगा कल तपस्वी युवती के समान, चंद्रमा के मुख जैसी चमकने वाली, जिसकी हथेलियां बहुत कोमल है, और बाल जो है लहरे रूपी बाल उनके वक्ष स्थल पर फैले हुए हैं। ये हो गया। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता ताल तरल सुंदर, यानी कि गोरे अंगों पर सिहरता हुआ, लहराता हुआ ताल तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, यानी कि चंचल अंचल के समान आकाश वाली गंगा के गोरे अंगों पर लहरें पड़ती हैं तो सिहरन सी महसूस होती है। आप लाइनों को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो भाई ये लाइन बहुत ऊपर उड़ जाएगी।
इनमें क्या है, आप शब्द के हिसाब से जो अर्थ हैं, देखिए एक शब्द तो के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ भावार्थ को समझना होगा। भावार्थ को समझेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। अगर हम एक लाइन का, एक शब्द का अर्थ निकाल के पढ़ेंगे, अर्थ तैयार करेंगे तो कतई नहीं हो सकता। इसका जो भावार्थ है, भावार्थ के हिसाब से ही इसका अर्थ हम लेंगे। ठीक, आ जाइए। साड़ी की सिकुड़न से जिस पर सस की रेशमी विभा से भर, यानी कि जो लहरें हैं, साड़ी की जो सिकुड़न होती है ना, जो प्लेट होती है, साड़ी के समान जो लहरें हैं, साड़ी के प्लेट के समान जो लहरें हैं, जिस पर सस की रेशमी विभा, जिस पर चंद्रमा की रेशमी, जो विभा मतलब प्रकाश, रोशनी चमक रही हो या भरी हुई हो, यानी कि जो लहरें हैं साड़ी की प्लेट की तरह हैं, जो चंद्रमा की रोशनी पड़ने से अत्यंत ही चमक रही हैं या चमक गई हूं। सिमटी है, वर्तुल है, मृदुल लहर। क्या सिमटी है? वर्तुल, मृदुल लहर। जो लहरें जो है वर्तुलाकार है, कोमल है, सुंदर है। ठीक, अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में फिर बताइएगा, और बेहतर आपको तरीके से दिया जाएगा। चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक, एक दो बार में तो कतई नहीं आएगा। ठीक, जो ये कह देगा बस एक बार पढ़ लो, कभी नहीं पढ़ने को पड़ेगा, गलत कहते हैं। एक बार में समझम नहीं आएगा, कहाँ समझम, है ना, कई बार पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा, है ना। ऐसे करेंगे तो समझ लीजिए। चलिए जी, अगला है चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। अब चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ती हैं। चांदनी रात है, चांदनी रात का पहला पहर है, और हम नाव को जो है शीघ्र ही, सत्वर का मतलब होता है शीघ्र, हम नाव को शीघ्र ही लेकर आगे बढ़ दिए। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता का मतलब होता है बालू। ठीक, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। अब जो नदी के किनारे हैं, नदी के किनारों को क्या मान लिया गया है, जो सीप है ना, सीप होती है, सीप को या ऐसे कह दी ना, ये नदी के किनारे हैं। अब नदी के इन किनारों के बीच में जो नदी है ना, मोती के समान चमक रही है। जिस प्रकार सीप में मोती चमकता रहता है, यानी कि जो सीप होती है वो बंद रहती है, उस बंद में जो मोती है बहुत ही चमकीली होती है। ठीक वैसे ही जो दोनों नदी के किनारों, दोनों किनारों के बीच में जो नदी बह रही है और उस पर जो चांदनी प्रकाश पड़ रहा है, रोशनी पड़ रही है, वो मोती के समान चमक रही है। कैसी मोती के समान? ठीक वैसे जैसे सीप के अंदर, यानी कि सीप का जो ऊपरी जो किनारा है, उन किनारों के बंद के बीच में मोती चमकती है, ठीक वैसे ही जो नदी है, गंगा जो है, वो दोनों किनारों के बीच में जो गंगा बह रही है, वो मोती के समान चमक रहे हैं। ठीक, पाले बधी खुला लंगर, पालों को बांध दिया गया। पाल होती है ना, पॉलिथीन की
लगी रहती है, बड़ी सी पॉलीथीन पन्नी रहती है, जिसको जो है जिसको खोल देने पर हवा उसमें भरती है और जिस दिशा में हवा चलती है उसी की दिशा में जो है वो नाव भी चलने लगती है। लंगर क्या होता है? एक आंकुड़ा होता है, कांटा होता है, जहाँ चाहे वहाँ जितने चाहे उतने पानी में उस लंगर को हम गिरा दें तो नाव जो है वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि वो लंगर बालू में धंस जाता है और नाव वहीं पर खड़ी हो जाती है। तो अब पाले चढ़ गई हैं, लंगर को उठा लिया गया है, मतलब है अब चलने, इशारा क्या है? अब जो है चलने का। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी। अब जो मृदु का मतलब कोमल, मंद मतलब धीरे धीरे, लघु तरणी मंथर मतलब भी धीरे धीरे, लघु तरणी का मतलब छोटी नाव, लघु मतलब छोटी, तरणी का मतलब नाव। वह छोटी नाव कैसी प्रतीत हो रही है? हंसनी सी सुंदर, हंसनी के समान दिख रही है। यानी कि जब नाव में पाल लग जाती है, नाव धीरे धीरे चलने लगती है, तो नाव कैसी प्रतीत हो रही है? जिस प्रकार हंसनी जो है, एक सफेद हंसनी चलती है अपने पर को फैला के, है ना। हाँ देखिए, तीर रही खोल पालों के पर, तीर का मतलब चल रही है, खोल पालों के पर, पाल रूपी जो पर है ना, नाव के जो पर है, नाव के जो पाल है उसको पर बताया गया है। पक्षी के पर का मतलब जो पंख होते हैं। यानी कि उस गंगा नदी में जो नाव पाल को खोले हुए जब आगे बढ़ रही है, तो नाव ऐसी लग रही है जैसे कोई हंसनी अपने पर को फैलाए हुए चल रही हो। ठीक, समझ में आया होगा, उम्मीद है। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। हाँ, जो निश्चल जल है, जो अभी शांत जल है, जिसकी गति बहुत धीमी है, हाँ, जो किनारों क्या है? बिंबित हो रही रजत पुलिन निर्भर। बिंबित मतलब दिखाई देना या प्रतिबिंबित होना, रजत मतलब स्वच्छ, चांदनी यानी कि चमकीला भी कह सकते हैं, पुलिन मतलब किनारे, निर्भर, है ना। दुलरे ऊंचे लगते क्षण भर। यानी कि जब नाव आगे बढ़ती है तो दोनों किनारों, जो किनारे होते हैं, किनारों पर जो किनारे स्थित जो भी भवन मकान इत्यादि हैं, वो दुगुने की तरह दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो दुगुना है। आप जो है किसी तालाब के पास खड़े हो जाएं, अब तालाब के दूसरे किनारे देखें, दूसरे छोर पर देखें, तो उधर का जो दृश्य होगा वो जो तालाब के पानी में भी उसकी परछाई पड़ती होगी। ऐसा लग रहा है पानी में भी है और ऊपर भी है। तो वही कह रहे हैं, जो स्वच्छ चांदनी के किनारे हैं, किनारों पर जो भी है वो दुगने हैं, दुगने के स्तर पर लग रहे हैं। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमन। यानी काला कांकर का जो राजभवन है, किनारों पर ऐसा लग रहा है जैसे वो दुगुना हो। कैसे, किस तरीके से है? काला कांकर का राजभवन सोया, है ना, क्या है? सोया जल में निश्चित भ्रमण, शांत तरीके से जो काला कांकर का राजभवन सोया हुआ है। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और अपने पलकों पर ऐश्वर्य के स्वप्न, सघन स्वप्न को सजोए हुए काला कांकर का राजभवन जो है सो रहा है।
ठीक, इस पद्यांश को आप, ये मोस्ट है, मोस्ट को ही बताया जा रहा है आपको। इस पद्यांश को आप फुल वाच करके अच्छे से 1 या 2 बार, जय बार नहीं समझ में आए तय बार देखें, तब चीजें समझ में आएंगी। ठीक, इसको देख लें।